हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग अपने वर्ल्ड मैप की सीरीज का अगला देश लेकर के आए हैं जिसे बोला जाता है बांग्लादेश। इससे पहले हम लोगों ने कुछ देश के बारे में पढ़ लिया था, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो आज हमारा वर्ल्ड मैप की सीरीज का जो अगला देश हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले बांग्लादेश में क्या क्या पढ़ेंगे। बांग्लादेश के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश का इतिहास क्या है। पहले ये पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल से ये पूर्वी पाकिस्तान बनता है और पूर्वी पाकिस्तान के बाद ये लास्टली क्या बन जाता है, तो ये बांग्लादेश बन जाता है। इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हो सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिर पोर्ट्स यानी कि जो बंदरगाह हैं, तो कौन कौन से बंदरगाह मौजूद हैं कहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, क्या उनकी स्थितियां हैं आज के समय, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। और भारत तथा बांग्लादेश के संबंध के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के संबंध आज के देश में, आज की स्थिति में कैसी है। इस चीज़ों को हम समझने का इस सब चैप्टर्स के अंदर हम प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। देखिए, आप सभी लोग अगर इस मैप को देख पा रहे होंगे तो एक हिस्सा आपको ये रेड कलर में दिख रहा होगा और एक हिस्सा जो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दोनों हिस्से एक समय पे एक ही पार्ट का हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम चर्चा इसके इतिहास की करते हैं। तो देखिएगा आप लोग, अगर हम इसके इतिहास की चर्चा करें ना, तो देख, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, एक आपने घटना सुनी होगी 1905 ईस्वी में। 1905 में क्या होता है ना, एक घटना घटित हुई थी जिसे बोला जाता था बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के तहत क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन के तहत बोला यह गया था कि ये जो हिस्सा आप देख पा रहे होगे, ये कुछ हिस्सा, ये उस वक्त पे केवल और केवल क्या कहलाते थे, बंगाल वाले हिस्से कहलाते थे। तो बंगाल विभाजन में बोला गया कि देखो भाई, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें इसको चलाने में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम इसका विभाजन कर रहे हैं दो हिस्सों में। एक हिस्सा जो था उसे कहा गया पूर्वी बंगाल और एक हिस्सा जो था जिसे कहा गया पश्चिमी बंगाल। तो ये दो भागों में टूट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल अगर आप समझ पाओगे तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या जो थी अधिक थी, बट उनकी भाषा जो है वो बंगाली है। आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि भाषा आगे चल के एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस देश को बनने में। जबकि पश्चिमी बंगाल के अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या था, हिंदुओं की संख्या अधिक थी। तो यहाँ पे क्या है, हिंदुओं की संख्या जो देखने को मिलता है वो काफ़ी अधिक मिलता है। फिर 1905 के बाद होता क्या है, 1911 ईस्वी में जो ये बात बोली गई थी ना कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो होंगे वो अलग अलग प्रांत होंगे, उन दोनों ये मुद्दे हटा दिए गए और वापस से इनको क्या बना दिया गया, एक ही क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को एक तरह से मर्ज कर दिया जाता है। ये घटना कब हुई, 1911 में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1947 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया जो होता है, ब्रिटिश इंडिया, इसे दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक हिस्सा बनता है पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा बनता है भारत। लेकिन पाकिस्तान भी दो हिस्सों में था उस वक्त पे। पाकिस्तान दो हिस्सों में कैसे था, अगर मैं ये घटनाक्रम 1947 की समझाने का प्रयास करूं, तो एक को बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान और एक उस वक्त के हिसाब से उसे क्या बोला जाता था, उस वक्त के हिसाब से इसे पूर्वी बंगाल ही बोला जाता था। तो सवाल है, आपने तो पढ़ा होगा कि एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक था पूर्वी पाकिस्तान। तो होता क्या है ना, पूर्वी बंगाल का नामकरण बाद में चेंज होता है। जैसे मोहम्मद अली जब जिन्ना थे तो उन्होंने लंबे समय तक इस चीज़ के लिए वो हालांकि पाकिस्तान बनने के कुछ समय के बाद ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1956 में जाकर के क्या होता है ना, पूर्वी बंगाल को का नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। तो इस तरह से पूर्वी बंगाल जो है वो क्या बन रहा है, हमारा पूर्वी बंगाल जो है वो पूर्वी पाकिस्तान बन रहा है। और पूर्वी पाकिस्तान आगे चल करके
1971 ईस्वी में ये क्या बनने वाला है, तो बांग्लादेश ये बनने वाला है। तो हम इसके इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो घटनाक्रम आप देख पा रहे होगे वो किस तरीके से हुआ, इसमें किसकी क्या भूमिका थी, भारत को न चाहते हुए भी इस युद्ध में क्यों कूदना पड़ा आखिरकार। तो इन सभी बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो पूर्वी बंगाल था, वहाँ पे अभी भी कौन सी भाषा के लोग होंगे, बांग्ला भाषा के लोग अधिक मात्रा में थे। तो अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए, मैं पाकिस्तान के दो हिस्से लिख रहा हूं। एक तरफ हम लोग समझेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान है और दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो कैसा है, वो है पूर्वी पाकिस्तान का। अगर जनसंख्या की बात करूं तो पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 54% थी। दूसरा, पश्चिमी पाकिस्तान की जो जनसंख्या है ना, वो लगभग कितनी है, 46%। लेकिन जो आपको बहुत बड़े बड़े शहर दिख रहे थे वो कहाँ पे दिख रहे हैं, वो सभी दिख रहे हैं पश्चिमी पाकिस्तान में। जैसे आपने शहर का नाम सुना होगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को तो बाद में राजधानी विकसित करने के लिए बनाया गया था। ये आपको बड़े शहर कहाँ दिख रहे थे, पश्चिमी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान में आपने सुना होगा ढाका के बारे में, जो आगे चल करके इसकी राजधानियाँ भी बनने वाली थी। अब यहाँ पे गलती क्या होती है ना पाकिस्तान की सरकार से, इन्होंने 1948 ईस्वी में एक घोषणा की थी और इन्होंने बोला था कि जो उर्दू होगा, उर्दू क्या होगा, पाकिस्तान की एक तरह से राजकीय भाषा होगी। तो इसको क्या बोल दिया गया, राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। और इसके बाद कुछ समय तब इनको लगने लगा कि यार हम तो बंगाली बोलते हैं, हमें तो उर्दू नहीं आती, तो हमारी जो एथनिसिटी है वो क्या होगी, हमारी एथनिसिटी के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फाइनली क्या होता है, 1956 ईस्वी में, जैसे उर्दू तो उनकी लैंग्वेज थी ही, लेकिन उर्दू इसके बाद बंगाली को भी क्या मिल जाता है, नेशनल स्टेटस मिल जाता है। तो बंगाली क्या बन जाता है 1956 ईस्वी में, नेशनल स्टेटस मिल जाएगा। और जब बांग्लादेश बन जाएगा 1971 में, तो ये 1973 में पाकिस्तान जो है ना, वो वापस से क्या करता है, उर्दू को ही अपनी क्या घोषित कर देगा, राजकीय भाषा घोषित कर देगा। तो ये तो एक हमने छोटा सा पॉइंट समझने का प्रयास किया कि ऐसे भाषा का जो है वो इतिहास चला है उनके अंदर। दूसरा पॉइंट, पूर्वी पाकिस्तान जो है ना, टैक्स देता था अधिक। टैक्स सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग, लेकिन उसका फ़ायदा इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। उसका फ़ायदा कौन उठा रहे थे, तो फ़ायदा जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उठा रहे थे। दूसरा पॉइंट, अगर इनकी नेशनल असेंबली की बात की जाए तो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कुल सीटों की संख्या थी 313, जिसमें कि 169 सीटें जो थी वो कहाँ से आती थी, पूर्वी पाकिस्तान से आती थी। जबकि आप देख पाओगे कि पश्चिमी पाकिस्तान में इसकी संख्या क्या थी, लगभग बहुत कम थी, और 144 सीटें ही कहाँ पे थी, पश्चिमी पाकिस्तान में। तो इस तरह से क्या था ना कि दोनों के बीच में मतभेद चल रहा था। भाषा को लेकर के भी विवाद था, पूर्वी पाकिस्तानियों को लगता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो इसलिए वो अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। कई सारे राजनीतिक दल भी बनते हैं इस चक्कर में, तो कई सारे राजनीतिक दल भी बनाए जाते हैं जो इस चीज़ के लिए लड़ाई को लड़ने वाले थे। लेकिन इसकी जो चिनगारी है ना, वो कहाँ से होगी, वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये माफ़ कीजिएगा, ये आपका 1955 ईस्वी होगा, ठीक है, देखिएगा आगे। तो ये चिनगारी कहाँ से होती है, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब पाकिस्तान की सरकार बनी थी ना, तो यहाँ पे आप देख लेना, ये 1953 ईस्वी था, और 1953 ईस्वी में ही वहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री रूल आ जाता है। मतलब वहाँ पे जो सरकार थी, सरकार को हटाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे जो सेना होती है वो क्या करती है, सेना जो है शासन व्यवस्था में शामिल हो जाती है। इसके बाद अगर आप सभी को याद हो तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में आज अब तक 3 युद्ध हुए, लेकिन 1965 वाला जो युद्ध था ना, वो पहला युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत और पाक के बीच में जब युद्ध होता है तो इस युद्ध को हारते कौन है, इस युद्ध को हार जाता है कौन, पाकिस्तान। और जब हार जाता है तो एक समझौता भी हुआ था जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मृत्यु हो जाती है। एक समझौता होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ताशकंद समझौता।
और ताशकंद समझौता जो हुआ था उसी में हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ हुआ। अब जब पाकिस्तान हारा तो इसका इम्पैक्ट पूर्वी पाकिस्तान से कैसे है उस बात को समझते हैं। देखिएगा, जब पाकिस्तान इस युद्ध को हारता है ना, तो ये जो आप तस्वीर देख पा रहे होगे ये है शेख मुर्जी उर रहमान की तस्वीर। ये तस्वीर किनकी है? शेख मुर्जी उर रहमान। अब ये कौन है? ये पूर्वी बंगाल के मतलब पूर्वी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेता हैं। तो इन्होंने क्या बोला ना, 1965 में जब युद्ध हारते हैं तो इन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार से 6 पॉइंट की डिमांड रखी थी। इन्होंने बोला था कि हमें क्या करो ना, कम से कम कुछ मामलों में तो सॉवरेनिटी दे दो। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, 6 पॉइंट की डिमांड चाहिए। अब वो 6 पॉइंट क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 6 पॉइंट पे इन्होंने बोला था कि जैसे इन्होंने बोला कि कम से कम पूर्वी बंगाल को कुछ मामलों में सॉवरेनिटी दिया जाए, मतलब उनको संप्रभुता दी जाए। इसके लिए पूर्वी बंगाल को अपनी आर्मी रखने की इजाज़त दी जाए, पूर्वी बंगाल को कुछ मामलों में कानून बनाने की अधिकार दिए जाए। ऐसी कुछ डिमांड की गई थी किनके द्वारा? शेख मुर्जी उर रहमान के द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करेगा? तो जवाब है नहीं। पाकिस्तान ने इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और शेख मुर्जी उर रहमान की सारी बातों को क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया गया। अब रद्द कर दिया गया तो उन पर कुछ आरोप भी लगाना था। अब आरोप कैसे लगेगा, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। आप सब कमेंट में लिखना अगरतला जो है ना वो भारत के किस राज्य की राजधानी है। देखिएगा, तो अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था वो 1968 में हुआ था। अब यहाँ पे होता क्या है, अब इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है शेख मुर्जी उर रहमान के ऊपर कि आपने भारत के सरकार के साथ मिलकर के, इन पर आरोप क्या है कि आप क्या कर रहे हो, भारत की सरकार के साथ मिलकर करके एक पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बनाने का प्रयास कर रहे हो। और ये नया देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से ये कैसा आरोप लगता है, देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है किन पर? शेख मुर्जी उर रहमान पर। तो इन पर आरोप क्या लगा? देशद्रोह का आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है। बट ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, जेल से छूट जाएंगे। और 1969 के अंदर 1969 के अंदर इनको क्या किया जाएगा, जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद की कहानी को हम लोग समझते हैं। आप यहाँ पे कुछ तस्वीर देख पा रहे होंगे। हमें एक इन जनरल से मतलब है जिनका नाम था यहाँ खान, और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी का। इनका नाम क्या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब क्या है, शेख मुर्जी उर रहमान जी को भी 1969 के अंदर जेल से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और पाकिस्तान का जो जनरल है यहाँ खान, याह्या खान, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक घोषणा की। उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, आपके यहाँ इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने इलेक्शंस की घोषणा की और इलेक्शंस की घोषणा हुई तो अब शेख मुर्जी उर रहमान को लगा कि शायद इस इलेक्शन राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से वो जो अपनी मांग को रख रहे थे ना, वो और बेहतर ढंग से उस मांग को रख पाएंगे। अब इलेक्शन की घोषणा हुई। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कुल सीटों की संख्या कितनी थी, 313। और 169 जो सीट है ना, वो 169 सीट है, वो कहाँ पर हैं, वो है आपका पूर्वी पाकिस्तान में। और जबकि 144 जो सीटें हैं वो कहाँ थी, पश्चिमी पाकिस्तान में। मतलब अगर किसी को सरकार बनाना है तो कम से कम आधे से एक अधिक सीटें चाहिए होंगी। और अगर आप इसका आधा सीट निकालोगे तो लगभग कितना आएगा, 303, इसका हाफ करोगे तो लगभग 157 सीट के आसपास। अब इसमें होता है ये चमत्कार है कि जो शेख मुर्जी उर रहमान की पार्टी थी, उनकी पार्टी का नाम मैं आपको बताना भूल गया। उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। तो अवामी लीग की जो पार्टी होती है, जो केवल और केवल कहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, वो 169 में से ना
167 सीटें जीत जाती है। मतलब जितनी सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए उससे अधिक संख्या किनके पास आ गई थी, शेख मुजीबुर रहमान की। अगर ये बात अब आप समझने का प्रयास करना कि अब देखो ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं और शेख ये कहाँ के हैं, ये हैं पश्चिमी पाकिस्तान के, जबकि शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के हैं, वो हैं पूर्वी पाकिस्तान के। परंतु उनके पास सीटों की संख्या कितनी थी, 169, जबकि इनकी पार्टी को मात्र कितनी सीटें आती हैं, लगभग 89 सीटें आती हैं इनके पास। तो ये तो सरकार बना नहीं सकते, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की जो सत्ता हो ना वो किसी पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्ति के पास चला जाए। तो अब इसको रोकने का तरीका क्या हो सकता है, तो इन्होंने अपने जनरल के साथ मिल करके क्या बोला कि जो शेख मुजीबुर रहमान साहब है ना, उन्होंने क्या किया है, चुनाव में कुछ गड़बड़ी की है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जाता है किनके ऊपर, शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। और रहमान साहब को क्या किया जाता है, गिरफ्तार करते हैं पूर्वी पाकिस्तान से, और गिरफ्तार करके उनको कहाँ लेके आ जाया जाता है, उनको लेके आ जाते हैं पश्चिमी पाकिस्तान में। अब रहमान साहब कहाँ हैं, पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में हैं, और टेम्पोरली के लिए कि इनको बना दिया जाता है वहाँ का वजीर आजम। जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या बन जाते हैं वो, क्योंकि आरोप क्या लगा था कि जो रहमान साहब हैं उन्होंने चुनाव में क्या किया है, काफ़ी गड़बड़ी की है। इसके बाद होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। अब रहमान साहब को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन सर्च लाइट। सर्च लाइट के तहत दो काम होते हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करके उनको कहाँ लेके जाएंगे, पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर उनको ले जाना था। तो इनको पकड़ करके कहाँ लेके चले जाते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान। अब जब पश्चिमी पाकिस्तान लेके जाया गया तो रहमान साहब के भी तो कुछ समर्थक रहे होंगे ना, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे बोला गया है मुक्ति बाहिनी। तो ये मुक्ति बाहिनी का उद्देश्य क्या था कि हमें अपने नेता को छुड़वाना है और वापस से अपने देश में क्या करना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना होगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसके रिस्पांस में भी एक दल बना दिया जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, उनके द्वारा नाम दिया गया था शांति बाहिनी। अब ये शांति बाहिनी क्या करने वाली थी, अपने ही देश के लोगों के साथ लड़ने वाली थी। पाकिस्तान की सेना क्या होती है, इस शांति बाहिनी के माध्यम से कहाँ पहुँच जाती है, पूर्वी बंगाल के पूर्वी पाकिस्तान में। और पूर्वी पाकिस्तान में जब वो आती है तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ जेनोसाइड किया जाता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। और जब कत्ल होता है बहुत सारे बच्चों के साथ क्या किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा। बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है, रेप किया जाता है। इस स्लाइड में आप देख पाओगे कि उनकी हालत क्या है। देखिएगा, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये शांति बाहिनी आई थी कहाँ पे, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। लोग इतने डर गए थे कि लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था, और माना यह जाता था कि इन लोगों ने इतने गलत तरीके से अमानवीय व्यवहार किया कि लगभग 30 लाख लोगों को मारा गया, और 10 लाख महिलाओं के साथ क्या होता है, रेप किया जाता है। ये ऑफिशियल डेटा है, इतने सारे लोगों को मारा गया था। अब जब ये स्थिति पैदा होगी ना, तो इसके बाद होता है क्या ना, पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग पलायन करना शुरू करते हैं। पलायन करेंगे, और पलायन करके वो कहाँ आना चाहते हैं, भारत में। भारत के 5 राज्य है ना, जो कि क्या है, पूर्वी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते थे। एक है पश्चिमी बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, और 5वां है मिजोरम। इन 5 राज्यों में जिनको जहां मिली थी वो क्या कर रहे थे, अपने जगह पे सेट हो रहे थे। तो ये पलायन का मुद्दा जो था ना, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। लगभग 10 लाख बांग्लादेशी, जो मतलब आज के बांग्लादेशी, वो भाग करके कहाँ चले गए, अपने भारत देश में आ गए। अब भारत के उस वक्त की प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी को जब इस चीज़ की बताया जाता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है, 10 लाख लोग क्या हैं, रिफ्यूजी बन गए हैं, शरणार्थी बन गए भारत के अंदर, तो इंदिरा गांधी के सामने अब ये केवल पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा नहीं रह जाता है। इंदिरा गांधी जी इस चीज़ से बहुत आहत होती हैं
और वो तैयारी में लग जाती हैं कि किस तरीके से हम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद कर सकते हैं। और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करने का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता था वो था युद्ध। बट युद्ध होता है तो आप जानते हो कि युद्ध में जो शुरुआत करेगा उसे ही दोषी माना जाएगा। देखिएगा, लगभग घटना है 1971 की। 1971 ईस्वी तक आते आते लगभग 10 लाख जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो कहाँ आने लग गए, भारत की तरफ आने लग गए। अब इंदिरा मैडम जो है भाई हैं, ये जो व्यक्ति की आप तस्वीर देख पा रहे होगे, ये हमारे सैम मानेकशॉ हैं। इनके ऊपर कई सारे एक मूवी भी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो इनसे इंदिरा मैडम जी पूछती हैं कि क्या हम अभी पाकिस्तान पर हमला करके क्या हम उसे आज़ाद करा सकते हैं। ये लगभग जो शुरुआती महीने हैं वहाँ पर की बात है, फरवरी मार्च के आसपास। तो मानेकशॉ जी ने अगर अच्छा देखो, देश के नेता को मना करना बहुत मुश्किल काम होता है, बट ये शायद उतने कैपेबल रहे थे। इन्होंने भारत के बारे में सोचा और इन्होंने बोला कि नहीं, अभी जो होगा ना पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करना अच्छी बात नहीं होगी, जिसके कुछ कारण भी थे। कारण पहला तो ये था कि अगर भारत की सेना डायरेक्टली हमला करती, पहली बात तो कि भारत की सेना उस वक्त के लिए तैयार नहीं होगी शायद, क्योंकि हमें भी युद्ध की तैयारी करने के लिए 1-2 माह का समय लगेगा। दूसरा पॉइंट, तो अगर भारत युद्ध करेगा तो दोषी किसको माना जाएगा, पूरी दुनिया क्या आरोप लगाती कि भारत ने ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। दूसरा पॉइंट ये था, मार्च तो आ चुका था, अगर 2-3 महीने और बीत जाते तो जून जुलाई का महीना आ जाता, और जून जुलाई में जो बांग्लादेश के मतलब पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो नदियां हैं वो बहुत उफान पे रहती हैं। तो उस परिस्थिति में हमारे टैंक्स वहां तक नहीं पहुंच पाते और हमारे हारने की संभावना जो थी ना इस युद्ध में अधिक थी। इसीलिए जो मानेकशॉ जी हैं उन्होंने इंदिरा मैडम को सलाह दिया कि आप डायरेक्टली युद्ध में मत उतरो, आप क्या करो ना, जो मुक्ति वाहिनी है, आप मुक्ति वाहिनी को क्या करो, कुछ मदद कर दो। जैसे उन्हें राशन चाहिए, हथियार चाहिए, पैसे चाहिए, उनको मदद दे दो। दूसरा पॉइंट, और उनको मदद दे करके अगर उनको ट्रेनिंग भी चाहिए तो ट्रेनिंग भी दे दो, लेकिन आप डायरेक्टली भारत की सेना अभी मत भेजो, क्योंकि हमारे हारने की संभावना उस वक्त पे ज़्यादा हो सकती थी। तो इनकी सलाह को माना गया, और जब इनकी सलाह को माना गया तो हम लोगों ने क्या किया, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू किया, और मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तान की सेना के बीच में क्या हो गया, एक तरह से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अब क्या होने लगा है ना, उन दोनों के बीच में एक युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब इसी बीच में होता क्या है, भारत एक अफवाह फैलाता है। अफवाह ये थी, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, देखिएगा, अगर आप भारत की तस्वीर को देखते हो तो ये हमारा प्यारा भारत है। तो भारत ने एक अफवाह ये फैलाई कि जो भारत की बहुत सारी सेनाओं की जो ट्रूप्स है ना, वो हम लोग इस पश्चिमी तट से हटा करके कहाँ भेज रहे हैं, पूर्वी तट पर। जबकि ऐसा नहीं था, हमारे ट्रूप्स अभी भी कहाँ थे, पश्चिमी तट पे थे। तो पाकिस्तानियों को क्या लगा ना, यहाँ पे जो पाकिस्तान के लोग थे उनको लगा कि यार ये बहुत अच्छा मौका है, अभी ही अगर हम हमला कर देते हैं तो क्या होगा, भारत की सेना यहाँ पे उनकी संख्या कम है तो उनको बहुत जल्दी हराएंगे और दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। और ये भारत की जो स्ट्रेटजी थी ना, भारत की जो चाल थी वो काम कर गई। और जब भारत की ये स्ट्रेटजी काम होती है तो अब एक चीज़ आप देख पा रहे होगे, और उनके द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन चंगेज खान। तो ऑपरेशन चंगेज खान उनके द्वारा लॉन्च किया जाता है, और उनको ये अगर आपने एक मूवी देखी हो तो एक मूवी आई थी बॉर्डर मूवी, सनी देओल की है बॉर्डर मूवी। बॉर्डर मूवी में जो सनी देओल जिस व्यक्ति का रोल कर रहे थे वो व्यक्ति कौन थे, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो थे ना, वो एक जगह पे, भारत में एक जगह है जिसका नाम है लोंगेवाल। लोंगेवाल में इनके पास मात्र 120 सैनिक थे। तो 120 सैनिकों के साथ ये लोंगेवाल के जो पोस्ट होता है वहाँ पे थे। इनको भारत की सरकार ने बोला भी था कि चलो आप पीछे हट जाना, बट ये शायद वो अंतिम फैसला जो होता है ना वो वहाँ के जनरल पर ही छोड़ा गया था। बट ये इतने बहादुर व्यक्ति थे कि 120 जवान के साथ भी इन्होंने क्या किया, लोंगेवाल पोस्ट को छोड़ा नहीं। छोड़ा तो नहीं, छोड़ो, अब पाकिस्तान के हज़ारों टैंक भी बनवा दिए। अब देखते हैं उसको कैसे होता है। ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च हुआ। पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन चंगेज खान के तहत क्या करती है ना, भारत के लगभग 11 जो एयर बेस होते हैं उन पर अटैक करती है।
ये चीज़ हुआ। दूसरा पॉइंट ये था, भारत के हजारों टैंक, पाकिस्तान के हजारों टैंक जो होते हैं वो आते हैं कहाँ पे, भारत के लोंगेवाल को पार करते हैं। और 3 दिसंबर 1971 को ये ऑफिशियल हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान क्या सोच रहा था, पाकिस्तान तो ये सोच रहा था कि यहाँ पे सैनिकों की संख्या कम है तो हम आराम से जाएंगे और उनको हराएंगे और दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। तो 3 दिसंबर को ये जो है युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध जो होता है वो शुरू हो जाता है। अब समस्या ये था कि भारत के मात्र 120 जवान जो थे वो वहाँ पे सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। तो ये 120 जवान क्या हजारों टैंक को रोक पाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इनका जवाब नहीं है। दूसरा, इनके पास राशन सामग्री भी कम था, हथियार गोले बारूद इनकी भी मात्रा क्या थी, इनके पास कम मात्रा में थी। इनके पास ऐसा बोला जाता है कि 3 ही एंटी टैंक माइंस थी। एंटी टैंक माइंस की संख्या इनके पास मात्र कितनी है, 3 है। तो अब इनको भटकाना भी है पाकिस्तान की सेना को। क्या स्थिति है, जो ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह हैं उनके पास कुल एंटी माइंस की संख्या कितनी थी, 3 थी। उनके पास गोले बारूद हथियारों की भी संख्या क्या है, कम है। इस परिस्थिति में ये करते क्या है, एक योजना बनाते हैं। योजना ये था कि जैसे मान लो कि इस दिशा से अगर पाकिस्तान के टैंक आ रहे हैं तो एक काम करो, इस तरीके से शेप बना दो और 3 एंटी टैंक माइंस को बिछा दो। इन्होंने इस तरह से किया। बाकी की जगहों पे क्या करते हैं ना, जो टिफ़िन होता है, टिफ़िन का ढक्कन होता है, उसको इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पे बिछा दिया। ये इस तरह की स्थितियाँ बनी। अब होता क्या है, जब पाकिस्तान के टैंक्स आए तो मान लीजिए पाकिस्तान के टैंक्स आए तो पहले एंटी माइंस पे पड़ा होगा, तो वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, एक टैंक तबाह। तो अब यहाँ से क्या होगा, पाकिस्तान के सैनिकों को क्या लगा कि भारतीयों ने बहुत सारे क्या किए हैं, एंटी टैंक्स को बिछा रखे हैं। तो भारत के पास बहुत सारे एंटी टैंक्स हैं, तो वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे वहाँ पे। और अब जब रुक जाएंगे तो वो खोजने का प्रयास करते हैं, अपने जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो बहुत सारा खोजने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, 3 से 4 घंटे उनके बर्बाद हो जाते हैं। मतलब एक तो बेचारे 12 बजे तक आए होंगे, 11-12 बजे, और जब ये टैंक टिफ़िन खोजने में इनको कितना समय लग गया, 3 से 4 घंटे का समय लग गया। जब 3 से 4 घंटे का समय बीता ना, तो अब लगभग 3 और 4 बज गए थे। उस वक्त पे समस्या क्या थी ना भारत के साथ, भारत अपने एयरफोर्स की मदद नहीं ले सकता था। जिसका रीज़न ये था, भारत के पास उस वक्त पे एक जहाज़ हुआ करता था जिसे हम लोग बोलते थे हंटर जहाज़। और हंटर जहाज़ जो होता है ना, वो रात्रि में उड़ने के लिए कैपेबल नहीं था उस वक्त के हिसाब से। तो 3-4 बज गया। उसके बाद क्या होता है, भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच में गोलाबारी प्रारंभ हो जाती है। कुछ समय तक ये युद्ध चला। कुलदीप सिंह जी की बहादुरी को शाबाशी देनी चाहिए, ये बिल्कुल बहादुरी के पात्र हैं। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से उनके मुकाबला। से ही सुबह की पहली किरण होती है, भारतीय वायुसेना का जो जहाज़ था जिसका नाम क्या था, हंटर जहाज़, वो हंटर जहाज़ निकलता है। और हंटर जहाज़ जो होता है पाकिस्तान के टैंकों के ऊपर, अगर आप देख पा रहे होगे तो देखिए ये कितनी बड़ी संख्या में टैंक लेकर के आए थे। और इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि ये सभी पाकिस्तान के जो सैनिक होते हैं वो टैंक्स को छोड़ छोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं। उनके कुछ टैंक्स को भारत के म्यूजियम में भी लगा के रखा गया है, ताकि देख लो भैया पाकिस्तान वालों कि तुम्हारे टैंक्स हमारे यहाँ पड़े थे। ये तो हो गया, ये पहला लोंगेवाल का जो युद्ध होता है ना, वो हमने जीत लिया। और जो पाकिस्तानियों ने सोचा था कि हम 11 बजे तक बैठ करके ना दिल्ली में नाश्ता करेंगे, वो सपना बेचारों का पूरा नहीं हो पाया। अब आगे की कहानी को समझते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने अपना, भारतीय थल सेना ने अपना काम कर दिया, भारतीय वायुसेना ने अपना काम कर दिया। अब बारी किसकी है, अब बारी थी भारतीय जल सेना की। तो भारतीय जल सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको बोला जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत अगर आप देख पा रहे हो तो पाकिस्तान का एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था कराची बंदरगाह। तो कराची बंदरगाह के ऊपर एकदम गोले बरसाना शुरू करती है और कराची बंदरगाह को क्या कर दिया था, बुरी तरीके से तबाह कर दिया। तो एक तरह से हमारी थल सेना जीत चुकी थी, वायु सेना ने उनके बहुत सारे टैंक्स तबाह कर दिए, और जो हमारी जल सेना थी ना, उन्होंने किसको तबाह कर दिया, कराची को तबाह कर दिया। अब जो डेट था ना, वो डेट आ चुका था आपका 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को होता क्या है, 5 दिसंबर को अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस बात का एहसास हो गया था कि इस युद्ध को हम हार जाएंगे। तो हार जाएंगे तो 5 दिसंबर को वो कहाँ चले जाते हैं, अपने अब्बू के पास,
और उनके अब्बू कौन है? यूएसए। यूएसए में जाते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति को बताते हैं कि देखो भाई भारत हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तुम एक काम करो ना, सीज फायर करवा दो। ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इसी के बीच में होता क्या है ना, पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी हुआ करता था जिसका नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी वो अपना आखिरी दाव चलता है क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। पीएनएस गाजी को भेजता है किसको मारने के लिए? आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए, कि जाओ तुम इसको मार देना, इसको अगर ये गिर गया तो भारत कभी भी इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा। बट प्रॉब्लम क्या थी ना, अच्छा पीएनएस गाजी जो है ना, पीएनएस का मतलब होता है पाकिस्तान नेवल शिप, और एक हमारे पास हुआ करता था जिसका नाम था आईएनएस राजपूत। आईएनएस का मतलब हो गया इंडियन नेवल शिप। अच्छा ये जो है एक डिस्ट्रॉयर है जो कि क्या कर सकता है ना, सबमरीन वगैरह को मार सकता था। बट प्रॉब्लम क्या थी, ये उस वक्त पे ख़राब था। जिस वक्त पे पीएनएस गाजी आ रहा था हमला करने के लिए, उस वक्त पे ये ख़राब था और ये रिपेयर होने के लिए गया हुआ था कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में ये रिपेयर के लिए गया है। जबकि आईएनएस विक्रांत को हम लोगों ने कहाँ डिप्लॉय करके रखा था? आईएनएस इसको डिप्लॉय करके रखा था बंगाल की खाड़ी में। तो होता क्या है, और एक अफवाह और फैलाई गई यहाँ पे। अफवाह ये फैलाई गई कि जो आईएनएस विक्रांत है वो ख़राब हो चुका है और उसको हमने क्या किया है, रिपेयर के लिए भेजा है कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। तो अब पाकिस्तानियों को लगा कि बढ़िया आराम से जाएंगे और इसको डिस्ट्रॉय करके चले आएंगे क्योंकि ये तो अटैक कर नहीं सकता। तो पीएनएस गाजी से ये लोग आते हैं और आते हैं तो कहाँ पे? विशाखापट्टनम के पास। और विशाखापट्टनम के पास आएंगे, आईएनएस राजपूत रिपेयर होने के लिए गया था, वो ख़राब नहीं हुआ था, बस ऊपर नीचे हो सकता था, उसकी ये स्थिति थी। तो उस परिस्थिति में इसके द्वारा एक फायर किया जाता है गोला बारूद, और पीएनएस गाजी जो है ना बिना किसी नुकसान पहुँचाए, भारत को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और पीएनएस गाजी जो है हमेशा के लिए क्या हो गया? शहीद हो गया, मतलब समुद्र में ये डूब गया। तो पाकिस्तान थल में हार चुका है, वायुसेना हार चुकी है, जल सेना हार चुका है, और उसका जो सबसे लास्ट वाला जो बचा हुआ था ना हथियार, ब्रह्मास्त्र जिसको वो बोलता था, वो भी क्या हो चुका है? तबाह हो चुका है। अब वो वापस अपने अब्बू को फ़ोन मिलाता है कि भैया हमारी मदद कर दो। उनके अब्बू कौन है? तो यूएसए वाले हैं। यूएसए ने बोला कि अच्छा ऐसा चल रहा है, एक काम करते हैं, रुको। तो यूएसए ने क्या किया ना, जब यूएसए को ये बात पता चली कि भारत क्या कर रहा है ना, बांग्लादेश को आज़ाद करवा सकता है, तो यूएसए ने अपना जो सबसे बड़ा युद्ध बेड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 7th फ्लीट, वो भेज दिया कहाँ पे? कि जाओ ये पूरा का पूरा बेड़ा है, देखिए इसमें एक साथ नहीं बहुत सारे जहाज़ होते हैं, और इसको भेज दिया कहाँ पे? कि जाओ तुम भारत पे हमला करो। एक ब्रिटेन का भी एक जहाज़ का बेड़ा आया था, यूके का, जिसे बोला जाता था ईगल। तो दोनों आ गए चाचा भतीजा और अपने ये नालायक बेटे की मदद करने के लिए। तो पाकिस्तान क्या करता है ना, यहाँ पे भारत ने उससे पहले ही एक यूएसएसआर के साथ समझौता कर लिया था कि अगर यूएसए इस युद्ध में कूदा या यूएसए कभी भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा तो भारत की जो प्रोटेक्शन होगा यूएसएसआर के द्वारा किया जाएगा। तो ये यूएसएसआर का था, जिसे बोला जाता था 40वां बेड़ा। तो 40वां बेड़ा हिंद महासागर में ऐसे खड़ा हुआ है भारत की प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह से एक तरफ है यूएसए और एक तरफ है ईगल। इन लोगों ने धमकी भी दी कि भैया हट जाओ नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर ही हमला कर देंगे। बट ये भी यूएसएसआर का जो है ना वो परमाणु से संपन्न था, बोला कि हमला हुआ तो देख लेना भाई, हमारे पास भी, हम भी छोड़ सकते हैं। इतने बीच में क्या होता है, यहाँ जो आप बंगाल की खाड़ी देख पा रहे होगे, बंगाल की खाड़ी में आईएनएस जो विक्रांत था, विक्रांत को बोला गया कि तुम जितनी जल्दी हो सकता है ना यहाँ में जो जनरल है पाकिस्तान का उससे आत्मसमर्पण करा लो। आईएनएस विक्रांत इतने गोले बारूद फायर करता है कि पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। यहाँ तक कि ये बोला गया उनके जितने भी रेडियो के संपर्क थे उन सभी को काट दिए गए। अब उनके पास कोई चारा बचा नहीं था। इसी बीच में होता क्या है, आप आगे देख पाओगे, इस बीच में होता क्या ना, अब तक का जो सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होगा, ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चला। अगर आप देख पाओगे तो 3 दिसंबर को ये स्टार्ट होता है और 16 दिसंबर को ये जो युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा। और इस बीच में ये हैं भारत के व्यक्ति और ये हैं पाकिस्तान के, इन दोनों के द्वारा एक साइन किया जाता है और 16 दिसंबर को भारत सरकार के द्वारा
इसे एक नए देश के रूप में मान्यता दे दी जाती है, जिसे क्या बोला जाएगा, जिसे बोला जाएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता के रूप में किनको याद रखा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। अब ये सब कुछ तो हो गया। ये इतना छोटा 13 दिन का लगभग युद्ध था और पाकिस्तान के लगभग 90,000 से ज़्यादा, लगभग 93,000 सैनिक जो थे वो क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं यहाँ पे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी और इस तरह से हमने क्या किया, एक नए राष्ट्र को बना दिया। अब इससे सवाल एक पूछा जा सकता है कि सबसे पहला देश कौन था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, तो वो देश होगा 6 दिसंबर 1971 को भूटान जो होता है ना, वो क्या करेगा, बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता देता है। भारत ने कब दिया, 16 दिसंबर को। फिर आप अगली तस्वीर में देख पाओगे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत बोला ये गया था कि पाकिस्तान जो होगा वो क्या करेगा, बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता देगा और इसमें वो उसने मान्यता भी दी। दूसरा पॉइंट, ये जो आप देख पा रहे होगे ना, ये तस्वीर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद भारत ने बोला था कि हम फेज बाई फेज आपके जो 93,000 सैनिक हमने पकड़ रखे हैं, वैसे भी वो निकम्मे ही थे, तो उनको क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको लौटा देंगे। तो भारत ने 93,000 से अधिक सैनिकों को क्या किया था, पाकिस्तान को वापस से लौटा दिया। तो ये था हमारा एक कहानी छोटा सा कि बांग्लादेश जो है वो बनता कैसे है। अब हम लोग इसके अगले पार्ट में बांग्लादेश के कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बांग्लादेश में कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, क्या बांग्लादेश की स्वतंत्रता की क्रांति में कुछ योगदान है या नहीं, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।